आनंद जी के पास चलेंगे, आनंद दत्त के पास चलेंगे। क्या सुदेश महतो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख सहयोगी दल जिनका आजसू पार्टी है, क्या ये कहें कि इस चुनाव में सिर्फ कल्पना सोरेन की रैलियां या बाहरी आयातित नेता ये तमाम मुद्दे ही प्रमुख थे, या ये भी कहें कि एक सहयोगी दल के रूप में, एक सहयोगी गठबंधन के रूप में सुदेश महतो की पार्टी थोड़ा भी मदद नहीं कर पाई जितना मदद मिलना चाहिए था? और क्या ये कहें कि टाइगर जयराम महतो एक युवा नेता जिसने सुदेश महतो को ये बता दिया या एक संदेश भी दिया कि अब सुदेश महतो की राजनीति कम पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर देखिए, 2019 में भी जो बीजेपी हारी थी उसकी वजह ये थी कि आजसू के साथ उसका गठबंधन नहीं हो पाया। बाद में सभी ने माना कि भाई आजसू के साथ अगर गठबंधन होता तो हम अधिक सीटें और कम से कम 10 सीटें और ले आते। इस बार जब गठबंधन हो गया तब भी हम ये कहने की स्थिति में है कि सुदेश महतो एनडीए की वो सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए। वजह जयराम महतो ही है, क्योंकि उनके जितने भी कैंडिडेट है सबसे ज्यादा वोट कैंची छाप ने, अगर कैंची का सबसे ज्यादा कहीं इस्तेमाल किया है तो उसने आजसू के साथ उस कैंची का इस्तेमाल किया है। और भले ही वो जयराम को एक ही सीट मिली, केवल वो खुद एक सीट से जीत पाए हो, वो भी जेएमएम के मंत्री को हरा के जीते हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा उन्होंने अगर नुकसान किया तो उन्होंने आजसू का किया है। चुनाव के दौरान बातचीत ये चल रही थी कि भाई ये जयराम सबसे ज्यादा किसका नुकसान करेंगे, तो बीजेपी और को लग रहा था कि ये जेएमएम का नुकसान करेंगे। जेएमएम इस बात के लिए निश्चिंत थी कि ये तो आजसू का नुकसान करेंगे और इससे हमारा फायदा होगा। तो एट द एंड होता यह है कि वो आजसू का नुकसान करते हैं और चीजें पलट जाती है। खुद सुदेश महतो खुद भी हार जाते हैं, पहली बातचीत। लेकिन इन सब के इतर हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखना होगा। क्या केवल आदिवासी वोटों की वजह से हेमंत सोरेन जीते हैं? क्या आदिवासी इस बार और ज्यादा बीजेपी से दूर चले गए? तो इन चीजों को बीजेपी को बहुत गहराई से और एक लंबे थॉट प्रोसेस के साथ उसको देखना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मिजाज अलग है, मणिपुर के आदिवासियों का मिजाज अलग है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों का मिजाज अलग है। जब आप आदिवासी रेबल को देश भर में अगर आप काउंट करेंगे, देश भर में ढूंढने जाएंगे, सबसे ज्यादा आदिवासी रेबल स्वतंत्रता के टाइम से लेकर आज तक किसी भी मुद्दे पर आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे। राजनीतिक जागरूकता का जो स्तर है वो झारखंड के आदिवासियों के बीच में बहुत ज्यादा है। तीसरा कि झारखंड, अभी ज्ञान रंजन सर कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ माझी, मोमिन और एक और चीज कह रहे थे सर आप, महतो, गठबंधन महतो। तो ये देखिए, तो हम इस बात पे लेके जा रहे हैं कि माझी मोमिन लगातार इनके साथ है, और जब आप इसको तोड़ने की कोशिश तब करते हैं जब आपको कहीं ना कहीं फ्रिक्शन दिखता है, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है या लड़ाई करवाया जा रहा है। अगर दोनों समाज के बीच में पहले से ही टकराव होता, भाई बड़ा गैप होता, तो उस गैप को और बड़ा करके फिर आप राजनीतिक फायदा उठा सकते थे। लेकिन ग्राउंड पे ऐसा पहले भी नहीं रहा और इस वक्त भी नहीं था। तो आप जो उस गैप को क्रिएट करने की कोशिश की उसमें आप बुरी तरीके से नाकाम हो गए। आगे जब अब बीजेपी को अगर यही, जैसे कि बीजेपी सरना कोड पे बात ही नहीं कर रही है, 1932 पे वो बात ही नहीं करती है, सीएनटीएसपीटी पे कायदे से बात ही नहीं कर रही है, और उसकी जो आइडियोलॉजी है या फिर वो आइडियोलॉजी जहां से लेती है बीजेपी, वो इसकी इजाजत भी बीजेपी को नहीं देता है। तो आने वाले टाइम में अगर वो नागपुर को नहीं मना पाया तो आने वाले टाइम में भी बीजेपी के लिए यहाँ पर कम से कम ट्राइबल इलाकों में हो सकता है कि ट्राइबल एक साथ चला जाए और माझी और मोमिन को तोड़ ले बीजेपी, कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में, तब जीत सकती है। लेकिन आदिवासियों का विश्वास आप इन्हीं 3 शर्तों पर जीत सकते हैं जिसके लिए कि आरएसएस कभी तैयार नहीं होता है। तो आपको एक तो नए सिरे से बीजेपी को आदिवासी नेताओं को तैयार करना होगा, आदिवासी महिला नेता को तैयार करना होगा, क्योंकि आपको अगले चुनाव में अब कल्पना सोरेन का काउंटर ढूंढना है। कल्पना सोरेन का काउंटर ढूंढने के लिए आपको नए आदिवासी महिला चेहरे की जरूरत है। महिला चेहरा आप तैयार कर रहे थे किसको? महिला चेहरा आप तैयार कर रहे थे आशा लकड़ा को। हालांकि उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ाया, उनको अनुसूचित जनजाति आयोग में भेज दिया और उनसे मनमाफी की रिपोर्ट तैयार करवाया, उनकी इमेज भी अब वो चली गई। तो एक और जो नेता बन सकती थी उसकी भी संभावना फिलहाल खत्म होती दिख रही है।